हम लोग छत्रपति साम्राज्यम का अध्ययन करेंगे। और छत्रपति साम्राज्यम, जैसा कि आप सब जानते हैं, किस विधा का ग्रंथ है? कोई बता सकता है? छत्रपति साम्राज्यम किस विधा का ग्रंथ है? क्या यह महाकाव्य है? क्या यह नाटक है? कि यह उपन्यास है? कि गीत काव्य है? नाटक है मैम, आधुनिक हाँ। नाटक। हाँ, आधुनिक नाटक के अंतर्गत आता है आपका छत्रपति साम्राज्यम। इसके लेखक हैं मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक। मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक। तो चलिए लेखक के परिचय के बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो इनका जन्म गुजरात प्रांत में खेड़ा जिले के नाडियाड गांव में हुआ था। मैं लिख रही हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक का जन्म गुजरात प्रांत के खेड़ा जिला के नडियाद गांव में हुआ था। इनकी जन्म तिथि है 31 जनवरी 1886 ईस्वी। इनकी जन्म की तिथि है 31 जनवरी 1886। यानी कि मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक, जो कि छत्रपति साम्राज्यम के लेखक हैं, इनका जन्म गुजरात प्रांत में खेड़ा जिले के नादियाद गांव में 31 जनवरी 1886 में हुआ था। और इनकी मृत्यु तिथि क्या है? जानकारी है किसी को इसके बारे में आप सब में से? इनकी मृत्यु तिथि है 13 नवंबर 1995। 13 नवंबर 1995। इनकी इनकी उच्च शिक्षा बड़ौदा में हुई। इनकी उच्च शिक्षा बड़ौदा में हुई, गुजरात प्रांत के बड़ौदा में। और वहीं बड़ौदा में ही संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रह करके सेवानिवृत्त हुए। संस्कृत महाविद्यालय कहिए, संस्कृत महाविद्यालय बड़ौदा में ही प्राचार्य के पद पर कार्य करते हुए ये सेवानिवृत्त हुए। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात की जाए तो ये कवि और नाटककार दोनों हैं। मतलब इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और नाटक भी लिखे हैं। तो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के इन्होंने काफी रचनाएं की हैं। तो आप लिखेंगे कि जो है ये याज्ञिक जी कवि और नाटककार थे। इन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर संस्कृत में संस्कृत में साहित्यिक रचनाएं की। साहित्यिक रचनाएं की यानी कि जो भी इन्होंने लिखा है वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के ही लिखा है। इनके
3 नाटक हमें उपलब्ध होते हैं। पहला नाटक है प्रताप विजय, 1926 ईस्वी में। दूसरा नाटक है इनका संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी। संयोगिता स्वयंवर 1927 ईस्वी में। और तीसरा नाटक कौन सा होगा? छत्रपति साम्राज्य। हम्म, छत्रपति साम्राज्यम। छत्रपति साम्राज्यम इसका समय है 1929। तो ये इनकी रचनाओं का हो गया आपके समक्ष परिचय। यानी कि जो भी जानकारी है इनके बारे में, वो आपको हमने यहाँ पर प्रदान कर दी है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि छत्रपति साम्राज्यम के रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर होगा श्री मूल शंकर माणिक लाल याज्ञिक। फिर उसके बाद अगला है कि कहाँ के हैं ये? तो गुजरात प्रदेश के निवासी हैं। कहाँ रह कर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और कहाँ पे इन्होंने जो है अध्यापन कार्य और प्राचार्यत्व निभाया? तो आपका उत्तर होगा गुजरात के बड़ौदा में। और जन्म उनका कब हुआ है, वह भी आपको मैंने बता दिया। और हाँ, कुछ जानकारियां और देनी है। इनके पिता का नाम, इनके माता पिता का नाम जान लीजिए। इनके पिता का नाम है माणिक लाल, जैसा कि इनके नाम में ही लगा हुआ है। तो इनके पिता का नाम है माणिक लाल और माता का नाम है इनकी लक्ष्मी। इन्होंने कुछ और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वो गुजराती भाषा में हैं। गुजराती भाषा में ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो गुजराती भाषा में जो ग्रंथ हैं इनके, वो है हर्ष दिग्विजय, दूसरा है नैषद चरित, तुलनात्मक, धर्म, विचार, और इसके अलावा है आपण प्राचीन राजतंत्र, और एक और रचना है सत्य धर्म प्रकाश।
सत्य धर्म प्रकाश। ठीक है, इतनी जानकारी आपके सामने जो है इनकी हुई। और तो ये तो इनका हो गया परिचय। अब बात करते हैं ग्रंथ के बारे में। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है? मैम ये हर्ष दिग्विजय ये क्या बताई हैं? ये इनकी गुजराती भाषा में लिखा गया इनका ग्रंथ है। मैं सारे अलग अलग है, मेरे तो हाँ, सेम है। हर्ष दिग्विजय अलग है, नैषध चरित्र तुलनात्मक धर्म विचार अलग है, आपण प्राचीन राजतंत्र अलग है, सत्य धर्म प्रकाश अलग है। ठीक है, ओके मैम। मतलब इसे मैं थोड़ा सा पॉइंट कर देती हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ग्रंथ की चर्चा करते हैं। जो आपके सामने ग्रंथ है छत्रपति साम्राज्यम, जैसा कि आपने बताया नाट्य है। नाट्य का मतलब दृश्य काव्य है। काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य यानी कि जो सुन सके हम, दिखाई देख न सके, और जो है जो आपका दृश्य काव्य होता है उसमें हम देख भी सकते हैं चीजों को, तो उसमें नाटक परिगणित होते हैं। तो छत्रपति साम्राज्यम नाटक है, और जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर ये जानकारी है ही कि यह जो नाटक है यह किसके जीवन पर आधारित है? शिवाजी के। हाँ, शिवाजी के। तो शिवाजी एक ऐतिहासिक पात्र है, तो इस दृष्टिकोण से जो यह नाटक है आपके समक्ष, यह भी ऐतिहासिक नाटक कहा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि छत्रपति साम्राज्यम क्या है? तो एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके प्रमुख पात्र हैं शिवाजी। कितने अंक है इसकी बात की जाए तो कितने अंक है? 10 अंक। हाँ, 10 अंक है। अच्छा, आप लोगों से मैंने आप लोगों को एक काम दिया था, ये पूछा था कि दूतांजनेयम में कितने अंक है, पता करिएगा। पता चला? नहीं। सॉरी, सर्ग। कितने सर्ग हैं दूतांजनेयम में? मैम उसका पता नहीं चला, और सर जो है क्लास भी नहीं ले रहे थे 2 दिन से। चलिए कोई बात नहीं। अ, दूतांजनेयम में याद रखिएगा 14 सर्ग हैं। दूतांजनेयम में 14 सर्ग हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके सामने जो है जो जो ग्रंथ हैं उनका आप ब्रीफ जो है एक याद रखिएगा। आप इतना तो याद रख सकते हैं कि उत्तर सीता चरित में 10 सर्ग हैं। ये छत्रपति साम्राज्य में, इसमें आपके पास 10 अंक हैं। कथा मुक्तावली में 15 कहानियां हैं। और आपका ये जो है ये दूतांजनेयम में 14 सर्ग हैं। पद्मिनी में क्या है, मैंने क्या बताया था? क्या क्या चीजें हैं पद्मिनी में, कितने हैं, क्या विभाजन है? प्रकाश विकास। कितने 3 प्रकाश कितने विकास? तीन, हाँ, 3 प्रकाश। और हर प्रकाश में कितने? 4 विकास होते हैं एक प्रकाश में। हाँ, फिर कुल कुल मिलाकर के हो गए 12। ठीक है, तो ये आपका लगभग हर ग्रंथ का तैयार है एक आंकड़ा कि हाँ कौन सा ग्रंथ किस रचयिता का है, मतलब आपने हर ग्रंथ के लेखक का नाम और उनका जीवन परिचय, और उसमें कितने अंक है, किस विधा का ग्रंथ है, ये सारी जानकारी आपने एकत्रित कर ली है। एक मिनट रुकिए। हम्म, तो जो है इसमें 10 अंक हैं। और इसमें आप जान रहे हैं किस रस का प्राधान्य है, कौन सा रस है? वीर रस। हाँ, वीर रस है इसमें। और हर अंक का एक एक नाम है, यानी कि 10 अंक हैं तो 10 अंकों का एक एक पर्टिकुलर एक नाम है। जैसे प्रथम अंक का नाम आपको जानकारी है? साम्राज्य क्रम। हम्म, साम्राज्योपक्रम। द्वितीय अंक का नाम है निधि प्राप्ति। तृतीय अंक का नाम है राज्य व्यवस्थिति। चौथे अंक का नाम है दूत भेद। पांचवें अंक का नाम है आत्मसमर्पणम। छठे अंक का नाम है छल प्रबंध।
7वें अंक का नाम है मौगलेश अनुसंधानम। और इसके बाद 8वें अंक का नाम है प्रयाण प्रबंध। 9वें अंक का नाम है दुर्ग विजय। 10वें अंक का नाम है साम्राज्याभिषेक। ये सारे अंकों का नाम आपको, ये जो कथा का सारांश दिया हुआ है, इसमें आपको दिख भी रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आता इसमें, तो आपके पास पुस्तक है, उसमें सारे अंक हैं। आप उस पुस्तक के जो है अंत में जाइए, मतलब जहाँ पे अंक समाप्त होता है, उस अंक समाप्ति पे देखेंगे कि उस अंक का नाम भी दिया रहता है। जहाँ अंक समाप्त हो, जैसे जहाँ प्रथम अंक समाप्त हो रहा है, वहां पे ये देगा कि किस नाम का कि जो है कौन सा अंक यहाँ समाप्त हो रहा है। ठीक है? तो उससे भी आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। 10 अंक है, 10 अंकों के नाम आप याद रख लीजिएगा। खास तौर पे आपको प्रथम पढ़ना है, तो प्रथम अंक का तो नाम आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि सारांश पूछेगा तो ज्यादातर संभावना यही है कि प्रथम अंक का पूछा जाएगा। तो कोई प्रश्न है इसके बारे में? नहीं मैम। चलिए, नाटक की का सारांश आपके सामने है, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। प्रथम अंक में आप ये देखेंगे कि जो राजा लोग हैं, तत्कालीन भारत की दशा ये थी, जब जो है हमारे यहाँ मुगल शासन आता है, तो उस समय की स्थिति ये थी कि जो पारस्परिक राजा थे भारत के, वो आपस में ही इतने कलहरत थे कि उन्हें इस बात की फुर्सत ही नहीं होती थी कि वो बाहर से क्या क्या चीजें आ रही हैं, किस प्रकार से चीजें बिगड़ रही हैं, उसको देख सकें। तो ऐसे में कुछ महापुरुष थे जिन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया, उनमें शिवाजी होते हैं। तो शिवाजी उस पारस्परिक विद्वेष की भावना से जो है काफ़ी क्षुब्ध होते हैं, और इस बात से वो खिलाफत होते हैं कि हाँ, हम आपस में झगड़ा करके हम मुगल साम्राज्य की शरण में चले जाएँ, इस बात से उन्हें उनका विरोध होता है। तो उनका जो है बिल्कुल ही विचार अलग होता है। उनका तो एक नारा भी था कि का या तो कार्यम व साधेयम देहम व पाथेयम, कि या तो कार्य सिद्ध करेंगे या शरीर को गिरा देंगे, या मर जाएँगे। इस प्रकार की उनकी जो है सोच थी। तो इस इन सब सिद्धांतों के साथ जीने वाले शिवाजी जो एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और इसी बीच में एक खबर प्राप्त होती है कि सेनापति जो है उनके, नेताजी, उनकी बहन का जो है की हत्या बीजापुर के सैनिकों ने कर दी है। तो इसीलिए जो है वहाँ आक्रोश की स्थिति भी है। तो ऐसी स्थिति में जो है सभी लोग एकजुट होते हैं, और फिर आगे जो है तोरण दुर्ग का अधिपति तोरण दुर्ग जो है शिवाजी को सौंप देता है। इतनी कहानी आपको प्रथम अंक में मिलती है। ये और पूरी कहानी का सारा ताना बाना बुनते बुनते हम लोग जो है अंत में यह जो समाप्ति होती है इसका, इस नाटक की, वह शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ समाप्ति होती है। राजमाता है, शिवाजी का अभिषेक कर रही हैं। तो यहाँ पर यह कहानी हमारी समाप्त हो जाती है। ठीक? तो आपको जो है इस कहानी को पढ़ लेना है। इस कहानी का जो है कि सारे अंक विभाजन के हिसाब से आप अगर पढ़ना चाहें तो भी आपके समक्ष है। और अगर जो है सिर्फ प्रथम अंक का पूछा जाता है, तो भी आप इसको करने में समर्थ हैं। ठीक है? कोई प्रश्न? नो मैम। चल। मैम, हम्म। जैसे कि इसमें 7 अंक का मतलब थोड़ा थोड़ा करके बताया है, तो उसमें पूरे 7 अंक, अरे 10 अंक का भी पूछ सकता है? अ, देखिए, सारांश के रूप में कहानी पूछी जा सकती है। मतलब पूरे 10 अंक का मतलब कहानी हाँ, नहीं एक एक समरी बना करके आप, जैसे कि पद्मिनी में आपको मैंने कल पूरी कहानी लिखाई है ना? हम्म। पद्मिनी में मैंने आपको पूरी कहानी लिखाई है। पद्मिनी में आपको तो पढ़ना केवल प्रथमो विराम प्रथम विकास में प्रथम प्रकाश पढ़ना है केवल। ठीक है? तो उसमें मैंने आपको पूरी कहानी होल-सोल लिखवा दी है। बाकी पद्मिनी के प्रथम प्रकाश, प्रथम विकास में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। आप शुरुआत देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो है एक बारात है, यानी कि जो है रावल रतन सिंह पद्मिनी से विवाह करके चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। उनके पीछे-पीछे
उनकी सेना है, बहुत सारी कीमती जो है, जो दहेज में मिली चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हैं और ऐसा करके चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ जो है, वो दृश्य दिखाया गया है उसमें और वहाँ पर चित्तौड़ पहुँचने पर किस प्रकार का जो है माहौल है, वो सब दिखाया गया है और वहाँ पर पद्मिनी को क्या-क्या जो है, वहाँ पर पहुँचने के बाद उपहार स्वरूप चीज़ें मिलती हैं, उनका चित्रण प्रथम उसमें किया गया है। तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। बाकी जो है मैंने उसमें जब लिखवाते समय इस बात का हिंट किया है आप पढ़ेंगे तो कि जो है ये प्रथम आरंभ में पालकी में बैठ करके जाती हुई बारात जो है के साथ जो है पद्मिनी का वर्णन के साथ इस कथा का आरंभ होता है यानी प्रथम उसमें हम पद्मिनी को चित्तौड़ की तरफ विवाह उपरांत जाते हुए देखेंगे। लेकिन हमने पूरा का पूरा आपको लिखवा दिया है। दोनों तरीके से आप तैयार हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ऐसे ही इसको भी अलग-अलग अंकों के वाइज़ नहीं पूछ सकता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि पंचम अंक के षष्ठ अंक का सारांश लिखिए। हाँ, प्रथम अंक का सारांश पूछ सकता है। बाकी ये एक क्वेश्चन है कि छत्रपति साम्राज्यम का की कथा वस्तु लिखिए। क्या कहानी है तो शॉर्ट में अपने में समझा दीजिएगा उसको। तो पूरा पूरा समझाएंगे ना? हाँ, हाँ। अलग-अलग अंकों का नाम डाल करके नहीं आप एक कहानी की तरह से सुना सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को कहानी सुनाते हैं ना, उस तरीके हम्म। से आप उसे सुना सकते हैं। तो ये पद्मिनी का भी तो अगर पूछेगा कथा वस्तु तो पूरे पूरा लिखेंगे, नहीं तो फिर प्रथम हम हाँ, लोग को जो पढ़ना है वही सिर्फ हाँ, लिखेंगे, उतने ही हाँ, बताएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? चलिए। ये पात्र दिए हुए हैं, इनमें से जो है पात्र परिचय है, पात्र परिचय में आप शिवाजी को तो जानते ही हैं और जो है मोगलेश किसको कहा गया है, मुगल सम्राट को कहा गया है। इसके बाद जो है जो भी हैं, इन पात्रों को आप देख लीजिएगा, जो-जो पात्र आपके समक्ष आएँ और अंत में राजमाता आती हैं, राजमाता जो है ये लास्ट वाले अंक में आएँगी, जो है जब शिवराज का अभिषेक होना होगा और राज साम्राज्ञी भी उसी समय जो है वहाँ पर उपस्थित होंगी दशम अंक में। तो ये जो है पात्र परिचय में मोटे जो बेसिकली जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, तो उनको जो है आप देख सकते हैं। बाकी बहुत डीपली परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि क्या पूछ देगा, क्या नहीं, जितना आप जानते हैं वो बहुत पर्याप्त जानते हैं। चलिए, तो हम लोग आरंभ करते हैं प्रथम अंक। कह रहे हैं उत्तुंगम सुरनिम्नगावलयितं नानामृगैः संकुलं संक्रामन मृगयुद्धम् हिमवतः शृङ्गान्तरं शृङ्गतः सानन्दं विजयाय सत्त्वविजितो दिव्यं निजास्त्रं दिशन् युष्मानेश पिनाकपाणिवल्ल वत्तालीलाकिरातः शिवः। किरात वेशधारी शिव की यहाँ पर आराधना की गई है इस मंगलाचरण में। और किरात वेशधारी शिव आपको कहाँ मिले थे? किसी ग्रंथ में मिले थे इसके पहले? किरातार्जुन। किरातार्जुनीय में। हुँ। किरातार्जुनीयम में। कहानी आपको सुनाई गई थी उस समय याद होगी कि क्यों जो है शिव जी किरात का वेश धारण किए और अर्जुन के साथ किस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया था, क्या उद्देश्य था? तो यस क्या मैम। हाँ, क्या उद्देश्य था? अर्जुन आ पुत्र देने के लिए। हाँ, यस। पाशुपत अस्त्र प्राप्ति के लिए जो है अर्जुन तपस्या कर रहे थे और शिव जी उनका परीक्षण करने के लिए किरात का वेश धारण करके आते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्हीं जो है शिव जी की जो है यहाँ पर वंदना की जा रही है। देखते हैं, कह रहे हैं एष पिनाक पाणी है। हम अन्वय पे आते हैं, अन्वय देखिएगा। चौबे जी हैं कि चले गए? चौबे जी सिर्फ जुगे हुए हैं, बोल नहीं रहे। लगे होंगे कहीं भंडारा मंत्री हमारे। हम्म, चलिए। एष पिनाक पाणी है। शिव जी के धनुष का नाम क्या है? पिनाक। पाशुपति। ना ना ना, पिनाक।
पिनाक पाड़ी। हाँ, पाड़ी मतलब हाथ, और पिनाक उनके धनुष का नाम है। तो एश मतलब ये, पिनाक पाणी यानी हाथों में पिनाक धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले। लीला किराता, लीला यानी कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से विला जो है खेल खेल में ही किराता, किरात का वेश धारण करने वाले। और कैसे? मृगयुः, मृगयुः अर्थात मृग का अनुसरण करते हुए, मृगयुः अर्थात मृग के पीछे, याति युह मतलब गमन करने वाला, अनुसरण करने वाले। और शिवः, शिव, उत्तुंगम, उत्तुंग मतलब उच्च, ऊंचे ऊंचे, सुर निम्नगा वलयितम, सुर निम्नगा यानी देव नदी, कौन? गंगा के द्वारा वलयित, गंगा से घिरे हुए, या गंगा से कंकड़ के समान बने हुए। नाना मृगैः संकुलम, अनेक प्रकार के मृगों से संकुल, भरे हुए, व्याप्त, परिपूर्ण। हिमवतः, हिमालय पर्वत पर। श्रृंगतः, श्रृंगांतरे, श्रृंगतः मतलब एक पर्वत से, श्रृंग अंतरम दूसरे पर्वत पर, संक्रामन संक्रमित होते हुए, कैसे? द्रुतम द्रुत गति से, तीव्र गति से संक्रमित होते हुए। सानंदम विजयाय, आनंद पूर्वक, विजयाय विजय के लिए। दिव्यम निज अस्त्रम, अपने दिव्य अस्त्र को, कौन सा अस्त्र? पाशुपत अस्त्र, दिशन प्रदान करते हुए। शिव जी क्या करें? युष्मान अवतात, आप सबकी, अवतात मतलब रक्षा करें। कैसा मंगलाचरण आपको लग रहा है ये? आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक। और वस्तु निर्देशात्मक भी है, यस मैम, वस्तु निर्देशात्मक। दोनों है। क्योंकि शिव कहा गया है, और हमारे का जो है इस कहानी के नायक कौन है? वो भी है शिवाजी। तो ये दोनों प्रकार का मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। तो ये जो है याद रखिएगा, किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, दोनों प्रकार का मंगलाचरण है। और मैंने आपको कहा है कि जिन जिन ग्रंथों में आपको मंगलाचरण दिख रहा है, मंगलाचरण जरूर याद कर लीजिएगा, और किस प्रकार का मंगलाचरण है वो जरूर याद रखिएगा। तो यह आपका जो है आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार का मंगलाचरण है। ठीक है, तो फिर से देखिए इसको। एषः पिनाक पाणी, ये हाथों में पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले। शिव जी के धनुष का नाम पिनाक है, तो हाथों में पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले। और लीला किरातः, लीला पूर्वक, लीला अपनी इच्छा से किरात का वेश धारण करने वाले। मृग युह, मृग युह अर्थात मृग का, युह मतलब अनुसरण करने वाले, मृग का पीछा करने वाले। शिवः, शिव जी, उत्तुंगम ऊंचे ऊंचे, सुर निम्नगा वलयितम, सुर निम्नगा अर्थात देव नदी, गंगा से परिवेष्टित, वलयितम मतलब परिवेष्टित या घिरे हुए। नाना मृगैः संकुलम, नाना मतलब अनेक प्रकार के मृगों से संकुल, व्याप्त। हिमवतः, हिमालय पर्वत के। श्रृंगतः, एक चोटी से दूसरी चोटी की ओर। संक्रामन द्रुतम, द्रुत मतलब तीव्र गति से संक्रमित होते हुए, दौड़ते हुए। फिर सानंदम विजयाय, आनंद पूर्वक विजय के लिए। दिव्यम निजास्त्रम, अपने दिव्य अस्त्र को। दिशन प्रदान करते हुए, किसे प्रदान करते हुए? अर्जुन को। अर्जुन को प्रदान करते हुए। युष्मान अवतात, आप लोगों की क्या करें? रक्षा करें, आप लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आपकी रक्षा करें। मंगलाचरण आप जान ही रहे हैं, दो प्रकार का है।
कुछ पूछना है, कोई शब्द, कोई किसी प्रकार की कोई शंका कुछ हो तो पूछिए। मैम इसमें हर जगह जहाँ-जहाँ मृग दिया है इसका अर्थ तो वही पशु होगा ना? हम्म। मृग का अर्थ पशु होता है, और मृग जो है का कैसा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ चीजों का विस्तार हुआ है, कुछ चीजों का संकोच हुआ, और कई चीजें अलग अलग कई अर्थ रखती हैं। तो मृग का पशु भी होता है, मृग का अर्थ हम हिरन भी ले लेते हैं। तो अभी तो यहाँ पर मृग का जो है पीछा करते हुए, पशु का पीछा करते हुए, मृग का अनुसरण करते हुए, और अनेक प्रकार के मृगों से पशुओं से व्याप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नांद्यन्ते, नांद्यन्ते अर्थात नांदी के पश्चात। नांदी क्या होता है? नांदी किसे कहा जाता है? कोई उत्तर? मंगलाचरण, मंगलाचरण मैम। हाँ, नाटकों में जो आशीर्वचन दिया जाता है, और जो है सूत्रधार इत्यादि के द्वारा जो पाठ किया जाता है, मांगलिक पाठ जो आशीर्वचनों से युक्त होता है, उसे नांदी कहा जाता है नाटकों में। ठीक है, काव्यों में नहीं, सिर्फ नाटकों में ही नांदी पाई जाती है, नांदी पाठ। तो वहां पर जो है क्या नाम है, जो भी आशीर्वचनों से युक्त पाठ होते हैं, अब उसको जो है चाहे सूत्रधार करे, चाहे पारिपार्श्विक करे, जो भी करेगा वह जो है क्या नाम है, नांदी कहलाता है। अब नांदी हो गई तो कह नांद्यन्ते, नांदी के पश्चात नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर अभिमुख होकर के, देख करके, नेपथ्य की ओर देख करके, आर्ये, हे आर्ये, अलम अति परिश्रमेण, अधिक परिश्रम मत करके, इतः तावद आगम्यताम, इतः मतलब इधर, तावत मतलब तो, आगम्यताम आओ, इधर तो आओ, मतलब बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, इधर आओ, नेपथ्य की ओर देख करके। नेपथ्य किसे कहा जाता है? नायक को मैम। ना, नहीं जहाँ पे लोग चेंज हाँ, करते हैं जो अपना कपड़ा। हाँ, या जहां पर जो है, जहां पर जो पात्र वेश विन्यास करते हैं, मतलब अपने जो उनका जो है एक वेश विन्यास का कक्ष होता है, जहां पर रंगकर्मी अपने वेश विन्यास धारण करते हैं, वो होता है नेपथ्य। ठीक है, तो उसे कहते हैं नेपथ्य। तो जो भी पात्र ऑन स्टेज होता है, अगर किसी को उसे बुलाना होता है तो वो नेपथ्य की तरफ देखता है, तो इसी जिससे कि वह पात्र जो है स्टेज पर आ जाए। तो इसीलिए जब जगह जगह नाटकों में नेपथ्य, नेपथ्य शब्द का प्रयोग आता है। कई पात्र तो ऐसे भी होते जो रंगमंच पर आते भी नहीं, सिर्फ नेपथ्य से उनकी आवाज आती, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा रंगमंच पर नहीं आते हैं, सिर्फ नेपथ्य से उनकी आवाज आती है और उधर शकुंतला को श्राप देकर के चले जाते हैं। ठीक है, तो नेपथ्य वह कहलाता है। नटी, आगे, नटी प्रविश्य, प्रवेश करके, नेपथ्य से नटी आई, कहती इयम अस्मि, यह मैं उपस्थित हूँ, आज्ञा पाए तो आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आज्ञा दीजिए। आर्यपुत्र पति को कहा जाता है, तो आज्ञा दीजिए। सूत्रधारः, अद्य खलु नटपुर वास्तव्य मूल शंकर विरचितेन छत्रपति साम्राज्यमित्याख्येन नाटकैषा परिषद सभाजनीया तत्प्रस्तूयताम, तावन्मल्लार रागेण स्वरतालबद्धा कापि रमणीया गीतिः परिषच्चेतो रंजनाय। तो कह रहे हैं कि आद्य खलु, आज तो, नटपुर वास्तव्य, नटपुर वास्तव्य निवासी। देखिए यहाँ पर आपको जो है इन्होंने इनका अपना स्थान भी बता दिया है। नटपुर, यहाँ पे जो है नादियाद गांव लिखा हुआ है नटपुर, उसके लिए तो उनका जो है मूल शंकर जी का जो है आपको स्थान भी प्राप्त हो गया, कहाँ के हैं। तो आद्य, आज निश्चित रूप से नटपुर वास्तव्य, नटपुर के वासी या निवासी या निवास करने वाले मूल शंकर विरचितेन, मूल शंकर के द्वारा रचे गए छत्रपति साम्राज्यम इत्याख्येन, छत्रपति साम्राज्यम इस नामक, इस नाम के, इस नाटक, ऐशा इस नाटक का परिषद सभाजनीया,
इस नाटक के द्वारा सभाजनिया, इस सभा का, जो हमारे सामाजिक बैठे हुए हैं सामने, इनका क्या करना है? मनोरंजन करना है। तत् प्रस्तुयताम तावन मल्लार रागेण, तो प्रस्तुत करो, क्या प्रस्तुत करो? मल्लार रागेण, मल्लार राग में स्वर ताल बद्धा, स्वर और ताल से बधी हुई, कापी रमणीया गीति, कापी मतलब कोई, रमणीया सुंदर, गीति प्रस्तुत करो, कोई सुंदर सा गान प्रस्तुत करो। किस राग में? मल्लार राग में प्रस्तुत करो। क्यों प्रस्तुत करो? तो परिषद चेतो रंजनाय, परिषद अर्थात इस परिषद की, इस सभा की, रंजनाय मनोरंजन के लिए कोई मधुर गीत प्रस्तुत करो जो कि स्वर और ताल से बधा हुआ हो। किस राग में हो? मल्लार राग में। ठीक है, ऐसा गीत प्रस्तुत करो। तो संप्रति खलु, अब टॉपिक भी दे रहा है, किस टॉपिक पर तुम्हें करना है, वट जो है विषय भी दे रहा है कि इस विषय पर तुम्हें करना है। यह नाटक का नियम है कि सबसे पहले नांदी पाठ होता है, उसके पश्चात सूत्रधार आता है, फिर एक अन्य पात्र आता है, और फिर उसके बाद दोनों का आपस में संवाद होता है, और आरंभ में कोई किसी न किसी ऋतु को लेकर के गीत गाया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ग्रीष्म ऋतु को लेकर के लक्षित करके गीत गाया गया था। यहाँ पर भी ग्रीष्म ऋतु को ही लक्षित करके गीत गाना है। तो इसीलिए एक विषय दे रहा है कि इस विषय पर तुम्हें गीत गाना है, वह विषय होगा ग्रीष्म ऋतु, जो कि हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैम मल्लाल राग क्या है? देखिए, मल्लार एक विशेष प्रकार की राग होती है, और उसमें जो है, मैं म्यूजिक की नहीं हूँ जो है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मल्लार राग क्या होती है। जो म्यूजिक का होगा वो जो है, आई थिंक शायद मल्हार राग को ही मल्लार राग कहते होंगे, लेकिन आई डोंट नो, मैं कुछ क्लियर नहीं बता सकती मल्लार राग के बारे में। जो संगीत का होगा वही अच्छा बता सकता होगा। ठीक, और कुछ? नो मैम। तो चलिए ये बताइए कि